10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया यानी SDI के अंदर। मेरे प्यारे सभी बच्चों, आज की वीडियो क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और इसके क्या एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आज के वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, उपचयन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया। जी हाँ, आक्सीकरण अभिक्रिया भी उपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। तो यदि परीक्षा में उपचयन अभिक्रिया के नाम से पूछा जाए या आक्सीकरण के नाम से पूछा जाए, हमें समझना यही है कि यह उपचयन अभिक्रिया है। आक्सीकरण शब्द से ही ऐसा लगता है कि इस अभिक्रिया का कहीं न कहीं ऑक्सीजन से संबंध है। जी हाँ, तो फिर चलिए अपन परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो समझ में आएगा कि ऑक्सीजन के साथ इस अभिक्रिया का क्या संबंध है। तो बच्चों, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें कोई न कोई नया पदार्थ बनता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो नया पदार्थ बना है उस पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान से समझना इस परिभाषा को, जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो या फिर हाइड्रोजन की कमी होती हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का महत्वपूर्ण ट्विस्ट क्या है? नंबर 1, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और नंबर 2, हाइड्रोजन की कमी होना। यदि नए पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तब भी हम कहेंगे कि यह उपचयन अभिक्रिया है, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही हो तब भी हम कहेंगे कि यह उपचयन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो देखिए, कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है, कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो आप कॉपर ऑक्साइड के अंदर देखिए कि Cu के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड CuO, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो ऐसी तमाम अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही हो तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? जी हाँ, आक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। जो आप स्क्रीन पर अभिक्रिया देख रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है? कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब अपन बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जहाँ हम कह रहे थे कि यदि अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तब भी हम क्या कहेंगे कि यह उपचयन अभिक्रिया है। तो एक उदाहरण हम लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, तो वह है कि जब सोडियम हाइड्राइड को गर्म किया जाता है तो यह सोडियम बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। सोडियम का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाती है। तो अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि सोडियम हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन की क्या हो गई है? कमी हो गई है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो उत्सर्जन हो गया है। तो प्राप्त क्या हुआ? सोडियम। तो सोडियम तो बेचारा अकेला रह गया ना, उसके पास से हाइड्रोजन तो गायब हो गई है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो गई है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है, मतलब उपचयन अभिक्रिया हो रही है। यस। तो प्यारे बच्चों,
उपचयन अभिक्रिया को हमने बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया है, जहाँ हमें दो बात समझनी है। नंबर एक, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और नंबर दो, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें याद भी है हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है 100 इन साइंस। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, और हमारी अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। जी हाँ, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया जो है वह उपचयन अभिक्रिया की एक तरीके से विपरीत हो गई है। मैं यहाँ विपरीत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो उपचयन में हो रहा था वो अब यहाँ ना हो करके वहाँ उपचयन में जो होता है उसका उल्टा अपचयन में होता है। अब देखिए ना आप परिभाषा। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वह अभिक्रिया जिसके होने पर नए पदार्थ में, जिसके होने पर जो नया पदार्थ बनता है उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यस, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि यहाँ उपचयन अभिक्रिया का विपरीत काम होता है। अगर उपचयन अभिक्रिया की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ अपचयन में आएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और अगर बात करें उपचयन की तो वहाँ पर हाइड्रोजन में कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो बात पूरे तरीके से हमारे ये समझ में आनी चाहिए कि ऑक्सीजन और अपचयन में अंतर क्या है। अब चलते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण की बात करते हैं। के माध्यम से हम अपचयन अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैल्शियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई जा रही है। तो कैल्शियम की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि कैल्शियम के साथ जब हाइड्रोजन का योग हुआ है तो जो नया पदार्थ बना कैल्शियम हाइड्राइड, उसमें कैल्शियम में हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई है। और जब कैल्शियम में हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई तो साहब हम क्या कहेंगे? अरे हम कहेंगे कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अगर हमें कहा जाए कि अभिक्रिया को पहचानिए, तब भी हमारा फॉर्मूला क्या काम करेगा कि बनने वाले नए पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही क्या? यदि हाँ तो हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया है। चलो ठीक है, अगला उदाहरण भी लेके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है। हाँ, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो यहाँ होता क्या है? यहाँ हाइड्रोजन जो है वह कॉपर से ऑक्सीजन को लेकर के और अपनी एक अलग ही रामलीला तैयार कर देता है, यानी कि जल का निर्माण कर लेता है। तो जब कॉपर से ऑक्सीजन को ले लेता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? कॉपर के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हम यही तो कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है नए पदार्थ में तो क्या कहेंगे हम? कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो जो आप स्क्रीन पर अभिक्रिया देख रहे हैं उसमें कैल्शियम में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात यह एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, अब तक समझ में आ गया होगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है।
उनकी परिभाषाएं, इनके रासायनिक समीकरण, इनके उदाहरण से हम अच्छे से वाकिफ हो गए हैं। तो चलो आगे आगे क्या होता है, आगे नई अभिक्रिया के बारे में अपन परिचित होते हैं और उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। जी हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है, चलो बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके बीच में, ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। सुनिए आप, यदि मान लिया जाए किसी व्यक्ति को 100 रुपये की आवश्यकता है, तो वह दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भाई मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, यदि तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो। और दूसरा व्यक्ति के पास 100 रुपये होते हैं तो वह 100 रुपये उस व्यक्ति को दे देता है। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में क्या हुआ है, एक ने दिया और दूसरे ने लिया, यानी कि दोनों बातें एक साथ हो रही है। एक दे रहा है और एक ले रहा है। जो दे रहा है उसके पास कमी हो रही है और जो ले रहा है उसके पास वृद्धि हो रही है। यानी कि जिसने 100 रुपये दिए हैं उसके पास 100 रुपये की कमी हो गई है और जिसने 100 रुपये लिए हैं उसके पास 100 रुपये की वृद्धि हो गई है। तो इस सिंपल से एग्जाम्पल से समझ में आता है कि यदि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, ध्यान से समझना बात को, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। अरे तो फिर देर किस बात की, हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक उदाहरण आ गया होगा रेडॉक्स अभिक्रिया का, जिसमें ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से हो रही है। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से होती है तो कार्बन क्या करता है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अपने पास ले लेता है ना मजेदार बात। यानी कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को दे देता है और कार्बन ऑक्सीजन को ले लेता है। यानी एक ने 100 रुपये दिए तो दूसरे ने 100 रुपये लिए। तो इसका परिणाम क्या होता है, आप देखिए, जहां उत्पाद की तरफ आइए तो जिंक ने जब ऑक्सीजन का त्याग कर दिया तो जिंक अकेला रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक ऑक्साइड यहां पर ऑक्सीजन का त्याग कर देता है और सिर्फ जिंक में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये कि अभिक्रिया क्या हो रही है, ये अपचयन अभिक्रिया हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है साहब, जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। वहीं पर आप देखिए कार्बन के साथ क्या हो रहा है, देखो आप, कार्बन ने जिंक से ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। कार्बन अकेला था, लेकिन अब इसके साथ कौन है, यानी कि अगर उत्पाद दीर्घा के अंदर अपन देखें तो कार्बन के साथ कौन बैठी हुई है, ऑक्सीजन बैठी हुई है। यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होने से यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो और हाल आप पूरी समीकरण को देखिए कि पूरी समीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है और ऑक्सीजन की
कमी भी हो रही है, इसलिए यहाँ हम कहेंगे कि अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हों तो वह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसका उदाहरण भी मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमेशा पूछी जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो लीजिए साहब, हमने समझ लिया उपचयन अभिक्रिया को, हमने समझ लिया है अपचयन अभिक्रिया को, और लगे हाथ हमने समझा है रेडॉक्स अभिक्रिया को। अरे तो बचा क्या है? अब बचा है उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। जी हाँ, उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है उसके बारे में अपन को बातचीत करनी है। तो समझिए, उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव जो है वो आता है इस रूप में कि अभिक्रिया के प्रभाव के अंतर्गत आता है संचारण। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि संचारण क्या होता है। यस, तो देखिए, जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल नमी के संपर्क में आती है तब यह धातु संचारित हो जाती है। संचारित का मतलब इसकी ऊपर की परत खराब हो जाती है ना। तो यह प्रक्रिया कहलाती है संचारण। जी हाँ, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। यानी किसी भी धातु की ऊपरी परत का नमी के कारण कह दें या अम्ल के कारण कह दें, संचारित होना यानी कि उसका धीरे धीरे शनै शनै नष्ट होना, यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं अपन लोहे के जंग लगना। यानी लोहा को अगर आप वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में जब रख देते हैं तो उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। ये भूरे रंग की परत क्या होती है? ये जंग आ जाता है उसके अंदर, यानी कि जंग जो है उसकी ऊपर की परत को नष्ट कर देता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है संचारण। दूसरा जो है, चांदी जो होती है वह यदि वायुमंडल के संपर्क में लगातार बनी रहती है तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। और तांबे का यही हाल है, तांबे का भी यही हाल है साहब। तांबा भी यदि वायुमंडल के संपर्क में या नमी के संपर्क में रहता है तो उसके ऊपर भी एक हरी परत चढ़ जाती है। तो ये वायुमंडल में जो अम्ल हैं या नमी है, इसके माध्यम से धातुओं का खराब होना, ये संचारण है। तो फिर बात समझनी पड़ेगी कि इस बीमारी का इलाज क्या है, अर्थात संचारण से बचने के उपाय क्या हैं। तो उपाय हैं, नंबर 1 बात, अगर लोहे के जंग लगता है तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हमने सबने देखा है कि उसके ऊपर कलर कर दिया जाता है, यानी कि पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या फ़ायदा होता है कि लोहा जो होता है वह वायुमंडल की नमी के संपर्क में नहीं आता है, यानी वह रक्षित हो जाता है। और संपर्क में नहीं आएगा तो जंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी और वह संचारित होने से बच जाएगा। इसी प्रकार से फिर जो है लोहा होता है या फिर स्टील होता है, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो यानी कि जिंक की परत चढ़ाने से जो है लोहा या स्टील जो होता है वो वायुमंडल के संपर्क में नहीं आता है, नमी के संपर्क में नहीं आता है, अम्ल के संपर्क में नहीं आता है, तो वो संचारित होने से बच जाता है। या फिर ग्रीस लगा दिया जाता है ना। अस्थायी समाधान क्या है, अगर हमें कुछ समय के लिए अगर लोहे को या किसी धातु को संचारित होने से बचाना है तो हम उसके ऊपर ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं या फिर ग्रेफाइट की पुताई कर देते हैं, तो उससे भी जो है कुछ समय के लिए संचारित होने से धातु बच जाती है।
जी, तो अब प्रश्न कैसे बनेगा? जी हाँ, सुनिए। संचरण से आप क्या समझते हैं? इससे बचने के उपाय लिखिए। या फिर पूछा जा सकता है कि लोहे के ऊपर पेंट क्यों किया जाता है ना? लोहे की धातु के ऊपर पेंट क्यों किया जाता है? क्या कारण है कि चांदी जो है वायुमंडल के संपर्क पे आने पर काली पड़ जाती है ना? छोटे छोटे प्रश्न साहब, लेकिन पूछे जाते हैं। अब उपचयन के एक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। वो प्रभाव है विकृत गंधिता। जी हाँ, देखिए, ये विकृत गंधिता होती क्या है कि उपचयित होने के कारण जो तेल और वसा जो होता है वह क्या करता है, उसकी गंध खराब हो जाती है, तीक्ष्ण गंध आने लगती है। आप कभी तेल की कैन, अगर खाली कैन को की गंध लेकर के देखिएगा, बहुत गंदी का बदबू उसमें से आती है, यानी और तीक्ष्ण हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उपचयित होने वाले तेल एवं वसा विकृत गंदी हो जाते हैं, जिसके कारण उनके स्वाद में तथा गंध में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। तो पदार्थ के उपचयन के इस प्रभाव को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इस बीमारी का भी क्या इलाज है भाई? कैसे बचें? कैसे बचें? हमारा खाद्य पदार्थों को विकृत गंदी होने से कैसे बचाएं? तो अब आप देख लीजिए, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। नंबर 1 क्या है? भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखना चाहिए। निर्वातित पात्र का मतलब जिसमें हवा ना घुसे। निर्वात, जिसमें हवा नहीं घुसेगी तो ना नमी जाएगी, ना अम्ल की मात्रा जाएगी, किसी प्रकार का प्रदूषण भोज्य पदार्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात क्या करना है? निर्वातित पात्रों में भोजन को संरक्षित करना है। दूसरा क्या होता है? फास्ट फूड, जानते हैं आप फास्ट फूड को? थैलियों में जो चिप्स वगैरह आते हैं, तो फास्ट फूड की जो थैलियाँ होती है उनमें प्रति आक्सीकारक मिला करके उन्हें पैक करना चाहिए, ताकि वह आक्सीकृत होने से बच जाए। आप देख पा रहे हैं, यदि हम कोई नमकीन बनाते हैं ना, तो वो कुछ समय में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन थैली में नमकीन बन के आते हैं जो 1-1 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं। जी, और सवाल भी है, प्रश्न भी है। पता है क्या है? क्या कारण है कि आलू की के जो चिप्स होते हैं उनकी थैलियों में नाइट्रोजन भरी जाती है? तो नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है साहब? नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है कि वो जो चिप्स हैं वह वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत ना हो, तो वहाँ पर प्रति ऑक्सीकारक के रूप में थैली के अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है। इसलिए थैली फुली हुई होती है। जब उसको अपन क्रैक करते हैं, जब उसको फोड़ते हैं, तो उसमें सारी गैस निकल जाती है। थोड़े से चिप्स अपने पल्ले पड़ते हैं साहब, है ना? लेकिन कारण क्या है कि जो चिप्स उसमें भरे गए हैं वह खराब ना हो, इसके लिए उसके अंदर जो है नाइट्रोजन भर दी जाती है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हमने बहुत कुछ सीखा है, और आगे फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए अगले वीडियो क्लास के अंदर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। और अगला वीडियो जो रहेगा वह अध्याय 2 के बारे में अपन बातचीत करेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। अगला वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त